कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि दो पूरे परिवारों का जुड़ाव होती है। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। यह बदलाव कभी तो स्वर्ग जैसा होता है और कभी नर्क से भी बदतर। लेकिन एक बात तय है, बदलाव जरूर आता है। आज की यह घटना भी कुछ ऐसी ही है। एक संपन्न परिवार जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे पदों पर काम करने वाले और आपस में बेहद प्यार करने वाला परिवार। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब यह पूरा परिवार बिखर कर रह गया। हालात ऐसे बने कि पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े और जीवन नर्क बन गया। यहां तक कि कोई वकील तक तैयार नहीं था जो इस केस की पैरवी कर सके और न्याय दिला सके। यह कोई साधारण मामला नहीं था, बल्कि अपने समय का सबसे चर्चित, सनसनीखेज और आंखें खोल देने वाला हाई प्रोफाइल केस था, जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, आगरा से। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के शमशाबाद इलाके में राम रघु एक्सोटिका नाम की एक कॉलोनी है। यहीं पर था एक मकान, हाउस नंबर 11, लक्ष्मी निवास। इस घर में 4 लोगों की एक छोटी सी फैमिली रहती थी। सचिन उपाध्याय, उनकी पत्नी प्रियंका उपाध्याय और 2 मासूम बच्चे, 6 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। परिवार में और भी लोग थे जो गांव में रहते थे। सचिन का मूल घर आगरा के ही मनसुखपुरा थाना क्षेत्र के टीकमपुरा गांव में था। वहां पिता केशव देव शर्मा, मां राजेश्वरी, छोटा भाई गौरव और बाकी परिवारजन रहते थे। कुल मिलाकर यह एक भरा पूरा, संस्कारी और खुशहाल परिवार था। सचिन के पिता केशव देव शर्मा एक रिटायर्ड टीचर थे। अब बात करते हैं सचिन उपाध्याय की। सचिन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मैनेजर थे और उनकी पोस्टिंग शमशाबाद ब्रांच में थी। वे शुरू से ही अपने परिवार से बेहद लगाव रखते थे, बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। जीवन में उन्हें और भी आगे बढ़ना था और इसलिए कभी रुके नहीं। नौकरी की वजह से उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता था। पहले वे अहमदाबाद के कस्टम्स में तैनात थे। यहीं काम करते करते उन्होंने बैंकिंग की पढ़ाई भी शुरू कर दी। मेहनत रंग लाई और उन्हें बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी मिल गई। पहली पोस्टिंग गुजरात के गांधीनगर ब्रांच में हुई थी। फरवरी 2015 में उनकी शादी प्रियंका रावत से हुई। प्रियंका भी पढ़ी लिखी महिला थी और एक प्रभावशाली परिवार से आती थी। उनके पिता ब्रजेंद्र रावत आगरा में कलेक्टोरेट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। स्टेट लेवल पर कानून की दुनिया में उनका बड़ा नाम था। प्रियंका का भाई कृष्णा रावत भी पेशे से अधिवक्ता है। यह परिवार आगरा के बालूगंज इलाके में रहता था। शादी के बाद प्रियंका अपने पति के साथ गुजरात के गांधीनगर चली गई। वहीं यह लोग बस गए। कुछ समय बाद इनके घर बेटे का जन्म हुआ और परिवार की खुशियां दोगुनी हो गईं। गुजरात से आगरा और आगरा से गुजरात, यह आना जाना लगातार चलता रहता था। जब भी छुट्टी मिलती, सचिन परिवार के साथ आगरा लौट आते थे। अब क्योंकि सचिन का बाकी परिवार गांव में रहता था, हालांकि गांव में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी यह तय किया गया कि आगरा शहर में भी एक मकान ले लेना चाहिए। यही सोचकर सचिन ने अपने पिता केशव देव जी के साथ मिलकर राम रघु एक्सोटिका में एक घर खरीदा। यह मकान 2017 में लिया गया था और पिताजी के नाम पर था, लेकिन यह घर पूरी तरह से EMI पर लिया गया था, जिसकी हर महीने लगभग 33,000 रुपए की किस्त जमा करनी पड़ती थी। फिर आया साल 2020। सचिन और प्रियंका गुजरात से वापस उत्तर प्रदेश लौट आए, क्योंकि सचिन की पोस्टिंग अब आगरा के शमशाबाद ब्रांच में हो गई थी। इसके बाद यह लोग शहर वाले मकान में शिफ्ट हो गए। यहां से सचिन का ऑफिस भी काफी करीब था और प्रियंका का मायका भी पास ही पड़ता था, इसलिए जब भी चाहे प्रियंका अपने मायके जा सकती थी और मायके से भी लोग अक्सर मिलने के लिए आ जाते थे। घर का माहौल हमेशा रिश्तेदारों और अपनों से भरा रहता था। इसी दौरान साल 2020 के आसपास घर में एक और नन्हा मेहमान आया। प्रियंका ने एक बेटी को जन्म दिया। अब परिवार पूरा हो चुका था, एक बेटा, एक बेटी और खुशियों से भरा घर। अब कहानी पहुंचती है साल 2023 में। 12 अक्टूबर, दिन था गुरुवार। यह दिन भी शुरुआत में बिल्कुल आम दिनों की तरह ही था। घर में 2 मेड आया करती थीं। एक का नाम था रजनी, जो झाड़ू पोछा करती थी, और दूसरी मुन्नी, जो खाना बनाया करती थी। सुबह के समय रजनी यानी साफ सफाई करने वाली मेड घर पहुंची। प्रियंका उस समय जाग चुकी थीं, लेकिन सचिन और दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में सो रहे थे।
रजनी ने रोज की तरह काम पूरा किया और चली गई। इसके बाद बच्चे उठे। प्रियंका ने उन्हें नहलाया धुलाया और तैयार किया। दोपहर में खाना बनाने वाली कुक आई। प्रियंका ने उससे कहा, आज खड़ी चावल बनाना और साथ में 16 रोटियां भी बना देना। इन 16 रोटियों का राज जब आगे आपको पता चलेगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन उस वक्त प्रियंका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि अब तक सचिन अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। प्रियंका ने सोचा शायद कल ऑफिस से बहुत थक कर लौटे होंगे, इसलिए अभी तक सो रहे हैं। वह उन्हें जगाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। कुक ने भी अपना काम पूरा किया और चली गई। अब दोपहर बीत चुकी थी, शाम होने लगी थी, लेकिन सचिन अब तक नहीं जागे। प्रियंका को चिंता होने लगी। वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने सचिन थे, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच नहीं, बल्कि रस्सी के सहारे लटके हुए। प्रियंका की चीख निकल गई। वह इतनी घबराई कि हाथ से उनका मोबाइल छूटकर गिर गया। स्क्रीन टूट गई। अब वह किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। घबराहट में वह भागकर पड़ोसी के घर गई। उनसे फोन मांगा और सबसे पहले अपने पिता ब्रजेंद्र रावत को कॉल किया। उन्होंने तुरंत अपने बेटे यानी प्रियंका के भाई कृष्णा रावत को वहां भेजा। साथ ही एक रिश्तेदार को भी सूचना दी और उस रिश्तेदार ने यह खबर सचिन के परिवार तक पहुंचा दी। और कुछ ही देर में सचिन के घर वाले भी बदहवास हालत में वहां पहुंच गए। प्रियंका बेतहाशा रो रही थी, बिलख रही थी। अब तक पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी थी। जब ताजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो उस समय लोग सचिन को एम्बुलेंस में रख रहे थे और उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी। सचिन को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की तो साफ कह दिया, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। पुलिस भी मौके पर थी और जांच शुरू हुई। जब परिवार से पूछताछ की गई तो प्रियंका ने सीधे सीधे सारा इल्जाम अपने ससुराल वालों पर लगाया। प्रियंका ने बताया, मेरे पति सचिन को परिवार लगातार परेशान करता था, उन्हें कोई अहमियत नहीं देता था। हाल के समय में उन पर अवैध तरीके से लोन इशू करने का दबाव डाला जा रहा था। यह लोन 5 करोड़ रुपए का था। परिवार लगातार दबाव बना रहा था और इसी दबाव और परेशानियों की वजह से मेरे पति ने यह कदम उठाया। यह मामला साधारण नहीं था, क्योंकि यहां बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के दामाद की मौत हुई थी। जाहिर है केस बड़ा था। पुलिस ने सचिन को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पूरा घर सील कर दिया गया और छानबीन शुरू हो गई। लेकिन अब हालात और पेचीदा हो गए, क्योंकि एक तरफ बहू यानी प्रियंका अपने ससुराल पर दोष डाल रही थी, तो दूसरी तरफ ससुराल वाले प्रियंका पर ही आरोप लगाने लगे। पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। प्रियंका और उनके मायके वाले चाहते थे कि पोस्टमार्टम उसी रात यानी 12 अक्टूबर की रात में करवा दिया जाए। सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, बस पंचनामा पर सचिन के किसी परिजन का हस्ताक्षर चाहिए था। लेकिन सचिन के परिजन साफ मना कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या थी? तो यह आगे चलकर सामने आएगी। अब कहानी पहुंचती है 13 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास। डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है। पोस्टमार्टम के बाद सचिन के घर वाले उन्हें अंतिम संस्कार के लिए मनसुखपुरा ले गए। प्रियंका भी वहां शामिल होने पहुंची। वह बहुत नाराज और दुखी थी। अपने पति को खोने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अंतिम संस्कार के बाद प्रियंका अपने मायके लौटने लगी, लेकिन सचिन के परिवार वालों ने उसे रोक दिया। अभी मत जाओ, बहुत सारे क्रियाकर्म बाकी हैं। लेकिन प्रियंका ने जवाब दिया, अब मेरा यहां कोई नहीं है। जो था वह चला गया। अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। रोकिए मत, वरना जैसे मेरा पति चला गया वैसे ही मैं भी चली जाऊंगी। इसी बीच पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने हैरान करने वाले खुलासे किए। 14 अक्टूबर को रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में पता चला कि सचिन के शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे, और केवल चोट ही नहीं, जगह जगह पर दाग के निशान भी थे, जैसे किसी गर्म चीज से छुआया गया हो। और यह खुलासा पूरे केस की दिशा बदल देने वाला था, क्योंकि सचिन ने खुद नहीं बल्कि उसे बेरहमी से मारा गया था। अब कहानी पहुंचती है 17 अक्टूबर को। प्रियंका ताजगंज थाने पहुंचती है और अपने ससुराल वालों पर दहेज का केस दर्ज कराती है। प्रियंका ने सचिन के माता पिता, भाई और बाकी परिवार को नामजद किया। इसके अगले दिन 18 अक्टूबर को
सचिन के पिता भी ताजगंज थाने पहुंचते हैं और अपनी बहू के पिता और भाई के खिलाफ केस दर्ज कराते हैं। उनका कहना था, इन तीनों ने ही हमारे बेटे के साथ कुछ किया है। पुलिस दोनों तरफ से उलझन में थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक अहम खुलासा किया कि शायद किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया था। और एक और चौंकाने वाली बात यह थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को भेजने के बाद डॉक्टरों ने इसे वापस अपने पास मंगा लिया, क्योंकि रिपोर्ट में घटना की टाइमिंग मेंशन नहीं थी। टाइमिंग मेंशन करने के बाद एक और खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम के समय से लगभग 36 घंटे पहले ही यह घटना हुई थी। याद कीजिए, 12 अक्टूबर की शाम 5 बजे पुलिस को सूचना दी गई थी। 13 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे पोस्टमार्टम हुआ, यानी इनके बीच लगभग 1 दिन और 1 रात का अंतर था। लेकिन रिपोर्ट में लिखा था 3 दिन और 1 रात का अंतर। इससे अंदाजा लगा कि घटना 11 अक्टूबर की देर रात में हुई होगी। तो फिर सवाल उठता है, 12 अक्टूबर की शाम पुलिस को क्यों सूचित किया गया? 16 से 17 घंटे का इंतजार क्यों किया गया? लेकिन यह संभव था क्योंकि हो सकता है यह घटना 11 अक्टूबर की रात में ही हुई हो और प्रियंका को यह जानकारी दोपहर में हुई, जब वह इंतजार के बाद कमरे में गई। लेकिन एक बात हजम नहीं हो रही थी कि उसके साथ जितनी बर्बरता की गई थी तो वह चीखा भी होगा, और यह आवाज प्रियंका ने क्यों नहीं सुनी? और दूसरी बात जो पुलिस को खटक रही थी कि इसकी सूचना किसी तीसरे व्यक्ति ने दी थी। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर 11 अक्टूबर की देर रात सचिन के घर पर क्या हुआ था और सचिन ने फोन पर आखिरी बार किससे बात की थी? इसकी डिटेल निकालने के लिए परिजनों से भी पूछताछ शुरू की गई। पुलिस को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना था, क्योंकि इस केस में शामिल थे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनका बेटा। अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो पुलिस खुद भी फंस सकती थी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम घर पर पहुंची और छानबीन शुरू की। तलाशी ली गई, लेकिन घर के अंदर कोई भी रस्सी बरामद नहीं हुई, और जिस कमरे में सचिन थे उसका दरवाजा भी टूटा फूटा नहीं मिला। लेकिन पुलिस को कुछ और ही चीजें मिली। बाथरूम में टूटा हुआ पीवीसी पाइप था। इसके अलावा टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े, वॉश बेसन भी टूटा हुआ पाया गया। धुले हुए चादर और कपड़े भी बरामद हुए। शायद किसी ने इन्हें ढुलकर दाग मिटाने की कोशिश की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक कपड़े इस्त्री करने वाला प्रेस भी मिला। शायद इसे गर्म करके सचिन के शरीर पर टच कराया गया था। जांच में एक और अहम खुलासा सामने आया। सचिन के परिजनों ने बताया कि 11 अक्टूबर की सुबह सचिन गांव वाले घर पर मिलने आए थे, लेकिन उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे थोड़े परेशान हैं। परिवार ने उनसे पूछा तो सचिन ने कहा, पत्नी से मेरी कहासुनी हो गई है। परिवार ने उन्हें समझाया, बहस मत बढ़ाओ, जो भी बोले उसकी दिक्कतों को समझो, उसका समाधान निकालो, उसे खुश रखो, तभी जीवन सही से बीतेगा। इसके बाद सचिन वापस शहर वाले घर चले गए। रात को परिजनों ने बेटे की हालचाल जानने के लिए कॉल भी किया था, लेकिन सचिन ने फोन नहीं उठाया। इसके बजाय प्रियंका ने कॉल उठाई और कहा वह थक गए हैं, सो गए हैं, फोन की बैटरी भी डाउन हो गई है। लेकिन पुलिस ने जब सचिन की आखिरी कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पाया कि आखिरी कॉल सचिन की सासू मां यानी प्रियंका की माता के नंबर पर हुई थी। यह कॉल अपने परिवार से बात करने के बाद हुई थी। अब सवाल उठता है, अगर सचिन नींद में थे तो उन्होंने अपनी सासू मां को कॉल कैसे किया? कॉलोनी में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें चेक करना शुरू किया, लेकिन किसी भी कैमरे में कोई अनजान व्यक्ति घर जाते हुए नहीं दिखाई दिया। सिर्फ एक ही आदमी देखा गया 11 अक्टूबर की रात को। पता चला वह कृष्णा रावत था, यानी प्रियंका का भाई और सचिन के साले साहब। वह वहां पर लगभग 45 मिनट रहा और फिर चला गया, और जब उसकी लोकेशन चेक की गई तो वह भी उसी कमरे की मिली जहां घटना हुई थी। टाइमिंग भी पूरी तरह मैच कर रही थी। अब सवाल उठता है, क्या सचिन की पत्नी और साले साहब ने मिलकर कुछ किया है? पुलिस टीम ने जांच को आगे बढ़ाया और प्रियंका के मायके बालूगंज पहुंच गई, क्योंकि अब पुलिस को प्रियंका और उसके भाई कृष्णा पर शक पक्का हो चुका था। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो कृष्णा नहीं मिला। खैर, प्रियंका से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन पूछताछ के दौरान प्रियंका की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। उसके बाद हैरानी की बात यह हुई कि प्रियंका हॉस्पिटल से फरार हो गई और उसके पिता ब्रजेंद्र रावत भी गायब हो गए।
अब पुलिस ने इन्हें ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की और आखिरकार 20 अक्टूबर को कृष्णा रावत को पकड़ लिया गया। जांच की गुत्थी धीरे धीरे सुलझने लगी थी, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी थे। उधर वकीलों की नाराजगी भी अब उबलने लगी थी। उनमें गुस्सा फूट रहा था। हमारे प्रेसिडेंट को नामजद क्यों किया गया? उन्हें बदनाम क्यों किया जा रहा है? इस केस का उनके साथ क्या लेना देना है? इसी दिन 20 अक्टूबर को अधिवक्ताओं ने कलेक्टोरेट तहसील में हड़ताल रखी। पहले तो कृष्णा रावत ने पुलिस से कुछ भी साझा करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है और सारे एविडेंस सामने रखती है तो उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वह झुक गया और कहा, सारा कुछ मेरी बहन ने किया है। प्रियंका और उसके पिता ब्रजेंद्र रावत पुलिस से बचते फिर रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने सर्विलांस टीम को एक्टिव किया। 25 अक्टूबर को पुलिस ने प्रियंका द्वारा दर्ज झूठा दहेज का केस रद्द कर दिया, लेकिन पिता और बेटे को ढूंढना अभी बाकी था। सर्विलांस टीम से जानकारी मिली कि दोनों प्रयागराज में हैं। वहां वे एंटिसिपेटरी बेल के लिए गए थे। 28 अक्टूबर की शाम तक दोनों को पकड़ लिया गया। शुरू में दोनों पुलिस के सामने ऐसे पेश आए जैसे हर सवाल का जवाब पहले से तय है, लेकिन थोड़ी देर में वे पुलिस के सामने टिक नहीं पाए और अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। दरअसल मामला कुछ ऐसा था, प्रियंका और सचिन की शादी एक लव मैरिज थी। सचिन उपाध्याय थे जबकि प्रियंका रावत। इसलिए इस रिश्ते में शुरुआत से ही एक शर्त जुड़ी हुई थी, प्रियंका गांव में कभी नहीं रहेगी। इसी वजह से सचिन को मजबूर होकर शहर में घर लेना पड़ा। अब एक और बड़ी बात यह थी कि प्रियंका के पिता और भाई दोनों ही वकील थे। यही वजह थी कि सचिन पर शादी के बाद से लगातार दबाव बना रहता था। सचिन अगर कभी भी अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ कहता या फिर पति पत्नी के बीच जरा सा भी विवाद होता तो प्रियंका के घर वाले न सिर्फ बीच में दखल देते बल्कि कई बार तो सचिन पर हाथ भी उठा देते थे। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि सचिन अपनी ही शादीशुदा जिंदगी में एक कैदी बन चुका था। प्रियंका और उसके घर वाले सचिन के साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वह उनका गुलाम हो। सचिन मन ही मन सब सहता रहा, क्योंकि अगर वह विरोध करता तो कभी भी उस पर झूठे केस डालकर फंसाया जा सकता था, और इसी डर से वह चुप रहकर सब बर्दाश्त करता गया। अब होता यह है कि सितंबर 2022 में सचिन और उसके पिता ने एक पेट्रोल पंप के अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया था। सचिन ने इसे अपने भाई के नाम पर लिया, क्योंकि घर में एक छोटा भाई भी था जो बेरोजगार बैठा रहता था, जबकि सचिन पहले से ही जॉब में थे और पिता रिटायर्ड टीचर थे। सचिन ने सोचा कि भाई के नाम पर पेट्रोल पंप ले लिया जाए, जिससे उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाए। लेकिन सचिन ने इस बात को अपनी पत्नी प्रियंका से नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि प्रियंका गुस्सा करेगी। लेकिन यह बात छुप नहीं सकी। प्रियंका को इसके बारे में पता चल गया और फिर पति पत्नी में भारी झगड़ा होने लगा। यही इस घटना की सबसे बड़ी वजह बनी। इसी बात को लेकर 11 अक्टूबर 2023 की सुबह सचिन अपने घर पर आए। परिवार से बातचीत करने के बाद वे शहर वाले घर लौटे। शहर वाले घर में फिर से झगड़ा हुआ। प्रियंका ने अपने पिता को कॉल किया। इसके बाद देर रात में कृष्णा रावत आया और यहां से कहानी का सबसे भयानक हिस्सा शुरू हुआ। कृष्णा और प्रियंका दोनों ने मिलकर सचिन पर हमला किया। इतना ही नहीं, कपड़े प्रेस करने वाले स्त्री को गर्म करके उसके शरीर पर टच किया गया। पीवीसी पाइप से मारपीट की गई। इतना हाथ उठाया गया कि सचिन बेहोश हो गए और अंत में एक कपड़े को उनके गले के आसपास लपेटकर कहानी खत्म कर दी गई। इसी दौरान सचिन के घर से कॉल आया। प्रियंका ने कहा वह सो रहे हैं, फोन की बैटरी भी डाउन है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद प्रियंका ने अपने पति के फोन से अपनी मां को कॉल की। उन्होंने कहा पिता से बात कराइए, क्योंकि पिता वकील थे और जानते थे कि सारे सबूत और सुराग कैसे कोर्ट में पेश किए जाते हैं। प्रियंका ने जानबूझकर अपने फोन से कॉल नहीं की ताकि आगे चलकर पुलिस के पास ठोस सबूत न रहे। पिता ने फोन पर उसे निर्देश दिए, क्या करना है, कैसे करना है। फिर प्रियंका ने घर के कमरे की पूरी सफाई शुरू कर दी। इस इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। प्रारंभिक प्लान था कि पति को कहीं बाहर ले जाकर ठिकाने लगाया जाए, लेकिन कैमरे में पकड़ जाने का डर था, इसलिए यह प्लान कैंसिल कर दिया गया। फिर पिता ने दूसरी तरकीब सुझाई। इसके बाद भाई कृष्णा घर से चला गया
पूरी रात प्रियंका बच्चों के साथ घर में रही। साफ सफाई करने वाली मेड को कमरे में जाने नहीं दिया। खाना बनाने वाली कुक से ज्यादा खाना बनवाया ताकि कोई अजीब न लगे। प्रियंका ने यह भी सोच रखा था कि शाम को एक नाटक करेंगे। परिवार के लोग घर आएंगे, इसलिए खाना नहीं बन पाएगा, तो उस समय मुझे खाने की कमी न महसूस हो। प्रियंका ने जानबूझकर पड़ोसी के फोन का इस्तेमाल करके अपने पिता को कॉल की ताकि उसके फोन में कोई कॉल रिकॉर्ड न रहे। इस केस के लिए पिता को कोई वकील नहीं मिल रहा था, लेकिन इस पूरे मामले में देर से ही सही, लेकिन पुलिस और मीडिया दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस ने प्रियंका और उसके भाई कृष्णा रावत पर आईपीसी 302 और सबूत मिटाने के चार्ज लगाए। ब्रिजेंद्र रावत पर षड्यंत्र रचने और सबूत मिटाने के आरोप लगे। 25 गवाहों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ तीनों, पिता, बेटा, बेटी, को जेल भेजा गया। हाई कोर्ट में इनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। 20 जनवरी 2024 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि पिता को पहले बेल मिल चुकी थी। एक अच्छे खासे खुशहाल परिवार को स्वार्थ और लालच ने उजाड़ दिया। प्रियंका, उसके पिता और भाई ने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। सचिन एक होनहार और मेहनती इंसान था। अपने परिवार और बच्चों के लिए लगातार दबाव सहता रहा, लेकिन उसने जो चुप्पी अपनाई, उस चुप्पी ने उसे बचाया नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी ही छीन ली। वहीं उसकी पत्नी और उसके परिवार ने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करके उसे परेशान किया और न्याय के रास्ते तक मुश्किल कर दिए। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुप रहना सही है जब आपका सम्मान और अधिकार छिन रहे हों? क्या शक्ति और पद का इस्तेमाल सिर्फ स्वार्थ और लालच के लिए न्याय है? सबक साफ है, डर और चुप्पी समाधान नहीं है। न्याय, सम्मान और इंसानियत के लिए खड़े होना ही सही रास्ता है। सोचिए, क्या आप सचिन जैसी चुप्पी अपनाएंगे या अपने हक और अपने रिश्तों के लिए आवाज उठाएंगे? याद रखिए, इंसान अपने फैसलों का परिणाम खुद भुगतता है और कभी-कभी वह कीमत इतनी भारी होती है कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। जय हिंद।